अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सुमेरा अकबर है। मैं डिप्टी मैनेजर नर्सिंग फ्रॉम सीएचडी डिपार्टमेंट। हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है नर्सिंग रोल इन फ्लड रिलीफ कैंप। नर्स का क्या रोल है सैलाब ज़दगान एरिया में या फ्लड रिलीफ कैंप में, फ्लड रिलीवर्स के लिए और सर्वाइवर्स के लिए। हम उस पे आज पूरा प्रेजेंटेशन उस पे मबनी है। ठीक है। Objectives है हमारी presentations के by the end of the session participants will be able to understand regarding flood and its impact on health। क्या फ्लड का इम्पैक्ट होता है, पहले हम फ्लड को समझेंगे और इम्पैक्ट क्या होता है हमारी हेल्थ पे उसको हम देखेंगे। क्या मटेरियल, क्या ह्यूमन रिसोर्सेस हमें या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं फ्लड कैंप में, नर्सिंग साइट एरिया में, ट्रायज एरिया में, हम वो डिस्कस करेंगे। ट्रायज असेसमेंट पेशेंट्स पे, फ्लड सर्वाइवर्स पे किस तरह से हमें ट्रायज असेसमेंट करना है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्कस करेंगे हम टेक्निक ऑफ असेसमेंट और रोल क्या है पेशेंट को, किस तरह से एक नर्स का रोल पेशेंट को एंट्री टिल एग्जिट तक देखने का है, वो हम उस पर डिस्कशन थोड़ा करेंगे। एंड हम आखिरी में एक्सप्लेन करेंगे अदर फैसिलिटीज जो फ्लड अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए फ्लड रिलीफ कैंप में होती है। हम एक बार वन बाय वन करके हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि फ्लड क्या है और उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या होता है जो फ्लड अफेक्टेड पीपल हैं उन पे। फ्लड एक रेन है, तेज बारिश जो हर घंटे में 1 इंच बढ़ती है सरफेस एरिया में। हम इसको बहुत सलीस जबान में इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत तेज बारिश, और जिससे पूरा शहर या कह लें कि पूरा गांव मिनटों में या घंटों में तबाह हो जाए। 30% लोग दुनिया में नेचुरल डिजास्टर, इस तरह के फ्लड जैसे डिजास्टर से अफेक्टेड होते हैं हर साल। इसके रीजन बहुत सारे हैं। एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन और दूसरा अर्बनाइजेशन है, वन ऑफ द और टू ऑफ द रीजंस। और भी काफी ज्यादा रीजंस होते हैं क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर है तो कभी कभी रीजंस अनआइडेंटिफाइबल, मतलब उसका हमें पता नहीं होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम। तो डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन मोस्ट कॉमनली रीजंस है इसके। जैसे अगर ऐसा एरिया जहां पर दरख्त वगैरह हो पहले और फिर वो काट दिए जाएं और वहां पर अर्बनाइजेशन यानी एक सिटी कायम हो जाए, क्राउड आ जाए, पीपल आ जाए वहां पर, ठीक है, तो उस एरियाज में ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लड आने के। इससे अगर हम बात करें फ्लड की, तो अगर बहुत ही तेज बारिश, फ्लैश फ्लड्स आता है, तो डेथ यानी जानें भी जाया होती हैं, डेथ्स भी होती हैं बहुत कॉमनली। बीमारियां बहुत फैलती है और फैलने का रीजन यही होता है कि लोग सब एक जगह जमा हो जाते हैं। जाहिर सी बात है आपका जिस जगह पे ये तूफान या बारिश है, सैलाब आया है, उससे आप अपना घर वगैरह सब, आप आपके पास चीजें ही नहीं है, बेसिक रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप अपनी हाइजीन का ध्यान रख सके। जो पानी वाला एरिया, पूरा डूबा हुआ एरिया है, उसमें पानी में इतने ज्यादा वेक्टर बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जिसकी वजह से जो अफेक्टेड पीपल हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, वो डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उनको स्किन डिजीजेस हो रही है, उनको जीआई प्रॉब्लम्स रह रहे हैं, वो फूड शॉर्टेज की वजह से उनका एक अलग इम्यूनिटी लो हो रही है और उसमें वो जितना भी मुतासिर हो रहे हैं, जिससे मॉर्बिडिटी यानी हमारी बीमारियां हैं जो उस स्पेसिफिक फ्लड अफेक्टिव लोगों की में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब दिखेगा, ये सर्वाइवर्स स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी में होंगे। तो इन तमाम चीजों को, यानी अगर एक पोर्शन ऑफ पब्लिक इस तरह से डिस्टर्ब है तो नर्स का क्या रोल होगा, हम आगे इसको पढ़ेंगे। एक हम छोटा सा जायजा स्लाइड के जरिए ले लेते हैं कि कितना डिवेस्टेशन हुआ है पाकिस्तान में इस 2022 के सैलाब से। लास्ट सैलाब हमारे पास पाकिस्तान में 2010 में आया था, उसके बाद 2022 में अभी आया है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में पूरा डूब चुका है। 1 सितंबर के इस आर्टिकल के तहत जो मैंने शेयर किया है, इसमें 1100 लोग, उसमें बताया गया कि 1100 लोग की डेथ हो चुकी है, जो हमने रिसर्च के जरिए मालूम किया है शायद इससे ज्यादा हो तादाद। 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, अपने घरों से बिल्कुल बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके सारे घर टूट चुके हैं।
और 10 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर, 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा डैमेजेस और नुकसान हुआ है। ये एक अंदाजा है, शायद इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। आज की तारीख में अगर हम देखें, ये 1 सितंबर का आर्टिकल है, और आज की तारीख में अगर हमने और भी जिस तरह से डिफरेंट लोग रिसर्च के जरिए और कैंप्स वगैरह के जरिए जो मालूमात ले रहे हैं, उससे ये डेथ की तादाद अब 1500 से भी प्लस हो चुकी है। और लोग जो ये 33 मिलियन डिस्प्लेसमेंट का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो और बढ़ गई है, और प्लस प्लस हमें इंफॉर्मेशन और ये चीजें पता चल रही हैं। तो हमें इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि कितने लोग इस वक्त इस फ्लड रिलीफ कैंप के लिए जरूरतमंद हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम रहनुमाई कर सकें। ट्रियाज असेसमेंट क्या होगा, हम बात करते हैं आप जितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं उसको नर्स का क्या रोल है, वो क्या करती है फ्लड कैंप में। तो नर्स हमें जो हमारे पास जो भी नर्स मौजूद होती हैं फ्लड रिलीफ कैंप में हम भेजते हैं, उनको मरीज को सबसे पहले असेसमेंट करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है। एक मरीज अगर नर्स के पास आता है तो उसका सबसे पहले वो वाइटल साइंस लेंगी, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, देन ऑक्सीजन सैचुरेशन, और फिर हम उसका वेट लेते हैं ट्रियाज असेसमेंट में। पेन असेसमेंट उसका किया जाएगा अगर वो किसी ट्रॉमा में है, या फिर उसे कोई बॉडी में किसी भी किस्म का पेन हुआ है इस फ्लड के दौरान, या फिर अपने इस पूरे जो इनके साथ जो एक हादसा पेश आया है उस दौरान। तो उसमें पेन अगर कहीं हो रहा है तो पेन असेसमेंट के लिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर लोग अब तक हमें जो सिंध की बात करें तो ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं, तो हमें उनको हम उसका पेन स्केल फिर फेशियल पेन रेटिंग स्केल से हम देखेंगे कि जिस तरह से मैंने स्लाइड पे शेयर किया हुआ है कि 0 मतलब नो पेन होता है, और जिसमें फेस आपका स्माइलिंग होगा अच्छे से, और 1 से 3 में थोड़ी कम स्माइल होगी, मॉडरेट में आप बिल्कुल फ्लैट होंगे। तो इस तरह से पूरा एक स्केल होता है जिससे एक नर्स को अंदाजा लगाना होता है कि इस वक्त मरीज कितना पेन में है। देन आरडीटी हम फ्लड रिलीफ कैंप में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आरबीएस है, मलेरिया है, एचसीवी है, डिफरेंट रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं ताकि पेशेंट की प्रेजेंट सिचुएशन का अंदाजा लगाया जा सके। देन उसके हिसाब से फिर डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए भेजा जाता है, वही कैंप में मौजूद होते हैं, और सिम्टम्स को जो मोस्टली सिम्टम्स हम कहें कि हाई ग्रेड फीवर, ट्रॉमा, हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर लेवल है, नर्स ने असेसमेंट करके ये अंदाजा लगाया कि अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो हम उसको प्रायोरिटी में डॉक्टर को, यानी सबसे पहले डॉक्टर को उसके पास भेजेंगे, उस पेशेंट को ज्यादा वेट नहीं कराएंगे, क्योंकि रिलीफ कैंप में आपको नहीं पता लातादाद पेशेंट और लातादाद सर्वाइवर्स हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है कि हमें क्या रिसोर्सेस यानी क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, एक ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा या इक्विपमेंट क्या होगा, हमें क्या चाहिए हमारे नर्स वाले यानी ट्रियाज वाले एरिया के लिए। ह्यूमन रिसोर्स में एक क्वालिफाइड स्किलफुल स्टाफ चाहिए। इक्विपमेंट्स में हमें हैंड सैनिटाइजर, वेट मशीन, बीपी एपरेटस, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, सैचुरेशन प्रॉप, आरडीटी किट्स, ड्रेसिंग आइटम्स, मेडिकल एंड सर्जिकल आइटम्स जो हमें आईवी हाइड्रेशन या किसी को इंजेक्शन वगैरह देना है या ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए कुछ सिरिंजेस है, इस तरह की सर्जिकल मेडिकल आइटम्स चाहिए होंगी। टिश्यू बॉक्स या रोल हो, और डेंजर बॉक्स। कंपोनेंट्स क्या होंगे नर्सिंग असेसमेंट के, सबसे पहले तो चाहे एडल्ट पेशेंट हो चाहे पीडियाट्रिक पेशेंट हो, नर्स को इंस्पेक्शन करना है मरीज का। जैसे ही पेशेंट उसके सामने आ रहा है, एक सर्वाइवर उसके सामने आ रहा है, उसे उसको पूरा जनरली अपीयरेंस उसकी ऑब्जर्व करनी है, और पूरा जनरली देखना है कि वो ऑब्जर्व करके कि कोई ऐसा सिम्टम जो वो शायद वर्बलाइज नहीं कर पा रहा हो, जैसे वो डिसओरिएंटेड है या कंफ्यूज है, तो वो नर्स उसको एक झलक में देखकर पहचान सकती है। चेस्ट पेन वो वर्बलाइज भी कर सकता है, या तो अपने चेस्ट पे उसने हाथ रखा हुआ है तो पता चल जाता है। तो आपको एक जनरल अपीयरेंस पेशेंट के आकर सामने आकर कुर्सी तक बैठने में आपको एक जनरल अपीयरेंस देख लेनी है उसकी, ड्राउजी फील कर रहा है या शिवर कर रहा है। देन फिर आपको फर्दर असेसमेंट पे आना है, जैसे वेट लिया उसका, देन ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की, आरडीटी किट्स जो हमने पहले भी जिक्र किया, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की किट्स की हम परफॉर्मेंस करेंगे जो जो उस वक्त अवेलेबल उस कैंप के हिसाब से होंगी।
अब उसके पूरे असेसमेंट के बाद नर्स निकालेगी हेल्थ आउटकम क्या हुआ, उस मतलब एक डिजास्टर सर्वाइवर के क्या आउटकम्स निकल रहे हैं असेसमेंट के बाद। फिजिकली क्या निकल रहा है, फिजिकली वो पेशेंट फटीग है या एग्जॉस्ट है, जीआई डिस्ट्रेस है यानी वॉमिटिंग या डायरिया हुआ है उसे, एपेटाइट चेंजेस, ऑफ कोर्स हम जब ब्लड कैंप के लिए वहां जा रहे हैं वो कितने दिन से अफेक्टेड पीपल हैं, उसकी एपेटाइट में बहुत सीवियर एपेटाइट भी हो सकती है, बहुत सारी डिफरेंट चेंजेस हो सकती हैं, क्या पता उसकी इतना ज्यादा बीमार है कि भूख ही नहीं लग रही है, या इतना ज्यादा डिस्टर्ब है कि उसे भूख नहीं लग रही है। स्किन डिजीजेस क्योंकि आसपास इतना पानी है और उस पानी के अंदर इतने जरासीम हो गए हैं, मॉस्किटोज हो गए हैं, तो स्किन डिजीजेस हो सकती हैं जो ऑब्वियस दिखेंगी। इमोशनल वो कितना डिस्टर्ब है, उसने अपना लव्ड वन वहां पर लॉस किया है, या फिर अपना ही कोई फैमिली मेंबर का बॉडी पार्ट या कुछ इस तरह से मिस किया है, मतलब वो कितना डिप्रेस्ड है, सैड है, इरिटेबल है, वो सब इमोशनल चीजों में आएगा, कितना एंशियस है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस है, जाहिर सी बात है पूरा घर पूरा खानदान तबाह हो गया, लोगों से अलग हो गया, कोई बच्चा है वो कितना ज्यादा इस वक्त फेयर में है, तो डिफरेंट कैटेगरीज के पीपल के हिसाब से उनका इमोशनल लेवल देखना होगा। बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगी, स्लीप प्रॉब्लम्स होंगे, अपना सब कुछ होने के बाद जाहिर सी बात है किसी को कहाँ नींद आएगी, क्राइंग स्पेल्स हो सकते हैं, एक्सेसिव एक्टिविटी लेवल हो सकता है, खौफ के मारे हाइपर विजिलेंसी आ सकती है, तो ये सब बिहेवियरल चेंजेस में देखा जाएगा। कॉग्निटिवली कितना कंफ्यूज्ड है, नाइटमेयर्स का कोई प्रॉब्लम हो गया है या डिसओरिएंटेशन है, तो ये सब आउटकम्स फिर नर्स को अपने असेसमेंट के बाद निकालना होंगे। अब केयर क्या देंगी, नर्सिंग केयर फॉर डिजास्टर सर्वाइवर्स हमारे हिसाब से अगर हम एक पूरा पेशेंट को देख रहे हैं तो हम उसको क्या नर्सिंग केयर हम उसको दे सकते हैं। सबसे पहले तो ड्यूरिंग असेसमेंट टिल डिसीजन के क्या डायग्नोज है, नर्सिंग डायग्नोज आप क्या बना रहे हैं, उस पर आपका डिसीजन होने के बाद आप केयर प्रोवाइड करते हैं। तो आपने पेशेंट को रेपो, आपका इस पूरे सिचुएशन में आपकी पेशेंट के साथ एक अच्छी रेपो बिल्ड होगी, आप इतने पोलाइट और इतने हम्बल होंगे कि पेशेंट के साथ आपकी एक अच्छी रेपो बिल्ड हो जाए, और उसमें आपको केयर बिल्कुल सेफ प्रोवाइड करनी है। अगर आप उसको मेडिकेशन दे रहे हैं आफ्टर जैसे ही आपने पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा, कंसल्टेशन हुआ, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकेशन एडवाइस की, तो आपकी सेफ्टी प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग कैंप। सर्विस एक्सीलेंस का ध्यान रखना है ताकि पेशेंट आपसे मुतमईन रहे। असेसमेंट आपको इमीडिएट किसी पेशेंट को प्रोवाइड करने की जरूरत है तो आपका एक्शन बिल्कुल इमीडिएट होना चाहिए। डॉक्टर को पास आप भेज रहे हैं तो स्पेशली मेडिकेशन वगैरह के प्रिस्क्रिप्शन के लिए या पूरे कंसल्टेशन के लिए जिसको हाई रिस्क अटेंशन की जरूरत है, तो आपने उसको फौरी उस पर अमल करना है और ट्रीटमेंट के लिए भेजना है। किसी पेशेंट को लाइफ सेविंग मेजर्स की जरूरत है तो उसे फौरी फौरी उसमें अपनी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट को उसी वक्त इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना है। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन शो करना है पेशेंट के साथ, उन पेशेंट्स के साथ जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं, उनको स्पेस देना है, उनको अच्छे से सुनना है ताकि वो वेंटिलेट हो सके, अपनी फीलिंग को वो अच्छे से आपके सामने बयान कर सके। इतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना है कि आप उनकी अच्छे से काउंसलिंग कर सकें और वो भी आपको समझे, और कुछ हद तक उसका जो उस वक्त का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, वो रिलीव हो सके। जितने दिन तक कैंप है आपको उन पेशेंट्स को स्पेशली जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है उतने दिन तक उनको केयर प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी आहिस्तगी से, उनकी वेंटिलेशन से वो कुछ बेहतर महसूस करें। उनका मोरल, पब्लिक मोरल जो होता है, यानी आपको उनको ऐसा फील कराना है कि वो अपने मोरल को डाउन फील ना करें, उनको ऐसा नहीं लगे कि वो बेचा रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन, पीपीई, आसपास अगर आप उनको पे कोई भी मेडिकेशन यूज कर रही हैं तो कहीं आपने उसको कहीं से डिस्कार्ड करना है, चीजों को, लेबल्स को। पेशेंट के साथ आपने जितना भी उस वक्त क्राउड है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसको किस किस पेशेंट को थोड़ा आइसोलेशन की जरूरत है, और आपने जो पोर्शन बनाया हुआ है पेशेंट के लेटने के लिए वहां पर, तो उस ऐसे पेशेंट को हम आइसोलेट करके वहां लेटाएं और ऑब्जर्वेशन में थोड़ी देर के लिए रखें। आईवी हाइड्रेशन की जरूरत है तो आईवी हाइड्रेशन देना है। कैंप में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि वहां पर हर कैटेगरी का है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, एडल्ट हैं, बच्चे हैं, बच्चों को खास तौर पे अटेंशन देने की जरूरत होगी कि वो सेफ फील कर सकें, सिक्योर फील कर सकें। अगर हो सके तो कैंप के अंदर ही उनके लिए प्ले एरिया अगर हम बना सकें, इन सब चीजों का एज अ नर्सिंग केयर हमें ध्यान देना होगा।
अब अदर फैसिलिटीज हमें क्या चाहिए फ्लड अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए एक फ्लड कैंप में, जैसे शेडेड वेटिंग एरिया, ड्रिंकिंग वाटर, फिजिशियन, जैसे हमने यहाँ पर स्लाइड में जो लारकाना के कैंप में और सखर के कैंप में हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी, अभी रिसेंटली जो हमने 4 डेज का कैंप रखा था वहाँ पर, तो हमने ये शेडेड एरिया रखा हुआ था। और जो यहाँ आपको दिख रहा है कि हमने उनके लिए, पेशेंट्स के लिए और सर्वाइवर्स के लिए पानी रखा हुआ है पीने के लिए। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो पेशेंट की डायग्नोज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिकेशंस हैं वहाँ पर, डिफरेंट पेन किलर्स, एंटी डायरियल, एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरियल, जो उस डिजीज के हिसाब से हम पहले से ही उसका जो प्लान कर कर जाते हैं, और हम रिसर्च की भी होती है अच्छी सी कि हाँ इस वक्त क्या ज़रूरत है, तो उस हिसाब से जो मेडिकेशंस ली जाती हैं वो मेडिकेशंस अवेलेबल होती हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, जैसे इस पिक्चर्स में भी शेयर किया है, जो वहाँ पर सेशन देते हैं, फैमिली एजुकेशन देते हैं और काउंसलिंग करते हैं। तो इसके साथ ही मेरा प्रेजेंटेशन फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को नर्सिंग रोल अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैम्प में किस तरह से फ्लड अफेक्टेड पीपल को एज अ नर्स का क्या रोल है सर्विस प्रोवाइड करने में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।